नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे, एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम आजमगढ़ अतरौलिया। आज फिर आपके बीच लेके आई हूँ एक नया टॉपिक। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में। और यहाँ पे दवाओं के बगैर मैं आपको आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में कैसे आप अपनी बीमारी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज बहुत बिजी डे था। मेरा ऑपरेशन थिएटर अभी तक चल रहा है, मोस्ट लाइकली अभी रात में 2 बजे तक चलेगा। लेकिन ये आज मैंने सोचा कि जब वो टॉपिक रह जाता है तो एक वीक वेस्ट हो जाता है, तो हम लोग को आज ये बात करनी चाहिए। तो मैंने इस टॉक को शीर्षक दिया था कि क्या मैं अपने डाइट से अपने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, दोनों एक ही होते हैं, उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। तो जैसा कि मैं आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बताती रहती हूँ कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज लोगों में, जिनके में कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, जिनकी वजह से वो जब उनके एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की कोई और चीज़ होती है जहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन या ओवरऑल जो हमारा पूरी दुनिया का लाइफस्टाइल जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये सारी बीमारियाँ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, वैसे ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और जो भी बीमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है, लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है, उसका कंट्रोल भी कहीं ना कहीं उसी में छुपा होता है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं उसके लिए आपके लिए आज एक स्पेशलाइज्ड डाइट चार्ट भी लेकर के आई हूँ अपने उन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पेशेंट्स के लिए जिनका वेट बढ़ गया है। वो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन उनका वेट नहीं जा रहा है। वो मेरे को आके बोलते हैं, मैम अब क्या करूँ इसके आगे। तो मैंने बहुत दिनों से प्लान किया था कि ये डाइट चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, उनको अपग्रेड करती जा रही थी मैं। तो आज वो फाइनली डे आ गया कि जितना अपग्रेडेशन आज तक का हुआ है हम लोग आपस में शेयर करें। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उसमें रोल प्ले करते हैं, और ये एक तरह का प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेटस है कि आपकी बॉडी, अगर आपको पीसीओडी है, इसकी हर दिन इसकी ओरिजिन की एक नई थ्योरी निकलती रहती है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इसकी वजह से बढ़ रहा है, आज कहते हैं इसकी वजह से बढ़ रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी, अगर आपकी मॉम, आपकी सिस्टर, उनमें किसी को ये बीमारी थी या उनको डायबिटीज़ थी, तो आपको इस बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद किसी भी वजह से जब आप अपने माँ के गर्भ में थी, गर्भावस्था के दौरान आपकी माता के ब्लड में मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो गए थे, तो वो आपको इम्यून प्रोन करते हैं इस बीमारी के होने के लिए। आगे चल कर के किन्हीं वजहों से आपकी जो बॉडी होती है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन जो एक सिग्नल है ब्रेन भेजता है हमारी बॉडी में, जो भी हम खाते हैं उसको पचा के ऊर्जा तुरंत बनाने के लिए, उस हार्मोन की बात नहीं मानता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और मेन ऑर्गन्स बॉडी के जहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है, जैसे लिवर है, हमारी ये मांसपेशियाँ हैं, हमारी इन जगहों पे हमारा जो फैट टिश्यू है, इन सब के अंदर इंसुलिन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे बॉडी के ये सारे अंग जो हैं इंसुलिन की बात मानना बंद कर देते हैं, और हमारे ब्रेन को ज़्यादा इंसुलिन उतना ही ग्लूकोज को पचाने के लिए निकालना पड़ता है जितना नॉर्मल आदमी 1 ग्राम में कर लेगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के मरीजों को 10 ग्राम चाहिए होगा, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इंसुलिन का उतना ही ग्लूकोज को पचा के ऊर्जा देने के लिए। लेकिन इसके साथ जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमारा अंडाशय है, ओवरी है, ये बीमारी वहाँ पे पूरी तरह से फ्रैंकली प्रेजेंट कर रही है, वो इंसुलिन को रेजिस्टेंट नहीं होती है। तो ये जो इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ गया, जिसको हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, इंसुलिनीमिया मतलब ब्लड में इंसुलिन, मिया वर्ड लगता है एनीमिया, इंसुलिनीमिया, एंड्रोजेनीमिया। जो चीज़ हम ब्लड में जब देखते हैं तो उसको हम
मियाँ करके उसको लिखते हैं। तो ये जो बढ़ा हुआ इंसुलिन होता है, ये ओवरी और ब्रेन के ऊपर एक्ट करके इन महिलाओं में और ज्यादा मेल हार्मोन बनाता है। तो एक विशेष साइकिल चलती जाती है, एक चीज बढ़ती है वो दूसरे को बढ़ाती है, दूसरी बढ़ती है तीसरे को बढ़ाती है, तो ये एक पूरा सर्कल चलता रहता है या साइकिल चलती रहती है। तो इसकी तोड़ भी उस साइकिल को तोड़ने में है। अगर हम किसी भी तरह से इस इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काबू पा लें और हम जिससे कि आपके ब्रेन को ज़्यादा इंसुलिन ना निकालना पड़े, वो हाइपर इंसुलिनीमिया के स्टेट को हम कंट्रोल कर लें, तो बहुत हद तक इस बीमारी को हम कंट्रोल कर पाएंगे जो हमारे हाथ में है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इस बीमारी का जो 50% कंट्रोल है, जो कि फ्री है और परमानेंट है, वो आपके हाथ में है। वो आप अपने खान पान, रहन सहन और लाइफस्टाइल को चेंज करके कर सकते हैं। तो आज इसमें हम सिर्फ खान पान की बात करेंगे। मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद हमारा ध्यान उसकी तरफ से नहीं जाता है। तो आज उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लोग फैंसी डाइट्स की बात करते हैं, बड़े बड़े डाइटिशियन ऑनलाइन ऑफलाइन को आप कंसल्ट करते हैं, लेकिन हर आदमी उतना फॉर्चुनेट नहीं होता, उतना लकी नहीं होता कि उसको वो सारी चीज़ें मिले। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी डाइट में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हम खाएं तो हमारी बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको कम कर दे, तो वो हमारे पीसीओ के लिए बहुत अच्छा होगा। कोई भी चीज़ जो हमारे वेट को घटाने में तेजी ला दे, वो हमारे लिए फ़ायदा होगा। कोई भी और उसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कि आपका जो गट है, खाने की पाइप, फूड पाइप में एक लो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी किसी चीज़ से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार है। तो वो लो लेवल के इन्फ्लेमेशन को, पूरी बॉडी में वो लो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन रहता है, उसको किसी तरह से कम करके एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, तो वो हमारे पीसीओडी के प्रेजेंटेशन को रोक सकती है, उसकी सिवियरिटी को कम कर सकती है और बहुत हद तक हमारी बीमारी को काबू में रख सकती है। तो ऐसा ही कुछ मिला जुला डाइट हम लोग को खाना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में जो प्रूवन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपर इंसुलिनीमिया का है। तो कुछ चीज़ें हैं हमारे खाने में जिनको खाने से एकदम आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये प्रूवन है रिसर्च द्वारा, कि कम होता है। उसमें एक फ्लैक्स सीड नाम की चीज़ होती है। फ्लैक्स सीड को हिंदी में तीसी और अलसी कहते हैं। अगर आप अपने भोजन में 1 चम्मच अलसी रोज खाना शुरू कर दें, अभी मैं अपने डाइट चार्ट में बताऊंगी कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके इंसुलिन लेवल को घटाएगा। अलसी या फ्लैक्स सीड में एक लिग्निन नाम का कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और उसकी रोग से लड़ने की क्षमता, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होती है। तो जब वो हम अपने भोजन में रोज खाते हैं तो उसको खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल या बैड फैट कंट्रोल रहता है, हमारा बीपी नॉर्मल रहता है, हमारा शुगर डिक्रीज होता है। शुगर इसलिए डिक्रीज होता है कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, हमारी बॉडी कम इंसुलिन पे अच्छा काम करने लगती है। तो हमारे हर व्यक्ति को, इवन मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब मुझे याद आ जाए तो 1 चम्मच अलसी खा लूँ। बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी रूटीन में नहीं खा पाती, लेकिन जब याद आता है खा लेती हूँ। इसी तरह से स्वीट पोटैटो या गंजी होती है। अभी जो लोग मेरे टच में हैं, मेरे पेशेंट्स हैं, जो मेरे सिस्टर्स के ग्रुप में हैं, पीसीओडी पेशेंट्स का एक ग्रुप है, उसमें है, उनको मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि गंजी का या स्वीट पोटैटो उसको, और शकरकंदी का सीजन चल रहा है, कोशिश करिए 3 से 4 दिन आप अपने नाश्ते में शकरकंदी खाएं। शकरकंदी मीठी होती है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि वेट के लिए, जैसे मैं आलू मना करती हूँ, तो शकरकंदी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। रिसर्च में पाया गया कि वाइट, जो सफ़ेद वाली गंजी होती है,
उसके स्किन से पुराने ज़माने में लोग शुगर का इलाज किया करते थे। और पूरा गंजी खाने से वो आपका वेट कंट्रोल करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। तो जब मौका मिले, जब उसका सीज़न हो, आपको वो अगर मिल जाए तो गंजी का प्रयोग अपने भोजन में अवश्य कीजिए। इसी तरह से बनाबा, उसका हिंदी नाम मैं नहीं जानती हूँ, एक गंजी और फ्लैक्सीड की तरह का खाने का चीज़ है जिसको खाने से इंसुलिन का लेवल आपके बॉडी में कम होता है और आपका बॉडी ग्लूकोज की खपत बढ़ाता है। सिनेमन, दालचीनी बहुत अच्छी होती है वेट लॉस के लिए। वो आपका BMI कम करती है, आपका वेस्ट हिप रेशियो कम करती है, साथ में उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को इंसुलिन के लिए सेंसिटिव बनाती है। और जब हमारी बॉडी कम इंसुलिन में काम करती है तो ओवरीज पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती है, मेल हार्मोन्स का निकलना इंसुलिन की वजह से कम हो जाता है। और ये जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है तो जो हम खाते हैं उसमें से ग्लूकोज अच्छे से पचता है, आपको ऊर्जा मिलती है, फालतू का फैट आपकी बॉडी में नहीं होता है। मंगरेल या कलौंजी एक होता है, उसको खाने से बहुत अच्छा होता है। वो अगर आप अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, अधिकतर जब आप कोई भी हमारे घर में तो पंचफोरन करके एक फोरन बनता है ना, जिसमें मेथी होती है, कलौंजी होती है, अजवाइन होता है, सौंफ होती है, जीरा होता है, वो मिला करके कुछ खानों का स्पेशल तड़का हम उससे देते हैं। या कभी हम कोई जैसे सत्तू भरी पराठा या रोटी बनाते हैं या कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं तो उसमें हम कलौंजी का प्रयोग करते हैं या मंगरेल का प्रयोग करते हैं। मंगरेल जो महिलाएं बच्चा हो जाता है, उनको दूध नहीं होता है, उनको भी खाने को दिया जाता है। तो रेगुलरली अगर अब आप अपने खाने में कलौंजी का प्रयोग करती हैं या मंगरेल का, तो वो आपकी इंसुलिन से लड़ने की पावर बढ़ाती है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ा है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, नहीं बढ़ा है तो उसको ठीक रखती है। उसके साथ साथ वो आपके लिए बहुत अच्छा वेट लॉस प्रोग्राम का एक चीज़ है खाने के लिए। ग्रीन टी, आजकल आप सब आके मुझसे पूछते हैं कि ग्रीन टी मैडम हम ग्रीन टी पीते हैं, पिए जी। ग्रीन टी आप बिल्कुल पिए, जितना पीना चाहते हैं उतना पीजिए। ग्रीन टी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है इनके अंदर, और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ की कमी होती है PCOD के पेशेंट्स की बॉडी में। तो जब ये ग्रीन टी जाता है, जिन लोग का वेट ज़्यादा है, मैं ये नहीं कह रही लेकिन कि आप एक्सरसाइज बंद कर दीजिए, कुछ मत खाइए और सिर्फ ग्रीन टी पीती रहिए तो आपका वेट कम हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों के साथ अगर आप ग्रीन टी का प्रयोग करने लग जाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपने डे टू डे रूटीन में 2 से 3 कप ग्रीन टी पीते हैं, तो एक तो आप उसके साथ मेरी तरह दूध नहीं पिएंगे, चाय में चीनी नहीं डालेंगे, तो वो चाय में भी, नॉर्मल टी में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कम हो जाती है जब हम इसमें दूध और शक्कर मिला देते हैं। तो इसलिए आपको ग्रीन टी पीना चाहिए। ग्रीन टी में आपको मीठा डालने का मन करे तो हनी, शहद डालिए। शहद की अपनी खुद इतनी सारे अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको फ़ायदा करेंगी। लाल प्याज से बिना तड़का लगाए तो खाने में टेस्ट आता ही नहीं है। तो ये नियम बना लीजिए कि मैं अपने पेशेंट्स को क्या कहती हूँ, स्पेशली मेल्स को, जब उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, उसकी मोटिलिटी ख़राब होती है, बोलती हूँ 2 प्याज 2 टमाटर रोज़ अपने खाने में ज़रूर प्रयोग करें। तो यहाँ पे जो रेड अनियन है, जो लाल, जो जितना कलर्ड होगा जो सब्जी और फल, वो उतना ज़्यादा उसके स्वास्थ्यवर्धक फ़ायदे होंगे। तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी जितना डार्क कलर का फ्रूट और वेजिटेबल होगा। तो रेड अनियन को अपने खाने में प्रयोग कीजिए। स्प्रिंग अनियन कहते हैं हरे साग को, हरे प्याज को, जो एक सीज़न में आता है, लेकिन रेड अनियन तो आपको हमेशा मिलता है। टमेटो बहुत रिच एंटीऑक्सीडेंट सोर्स है और बहुत एक इंटीग्रल और बहुत
की इंग्रेडिएंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का। आजकल डिफरेंट नाम देने का शौक चल गया है डाइट्स को, तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे मैं काम कर रही थी कि मैं आपको कोई ऐसी डाइट बताऊं जो आपके इंसुलिन को कवर करती हो, आपके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जिसके में ज़्यादा हों। तो रेड अनियन आप अपने खाने में रोज़ प्याज और टमाटर खाएं, कच्चा खाएं, सब्जी में डाल के खाएं, तड़का लगा के खाएं, ये आप पे निर्भर करता है। कोशिश कीजिए कि 2 प्याज 2 टमाटर कच्चा रोज खाने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा सोय सप्लीमेंट्स, फॉरेन कंट्रीज में लोग बहुत ज़्यादा सोय प्रोडक्ट्स का, इवन मेट्रोज में हमारी कंट्री के लोग उसका दूध से चाय बना के पीते हैं, उसी का पनीर खाते हैं, उसी की सब्जी खाते हैं। जो आपके यहाँ न्यूट्रीनेगेट होता है वो एक सोयाबीन जिसको हम कहते हैं, वो भी एक सोय प्रोडक्ट है। बहुत सारे सोय, जितने बीन्स हैं, राजमा भी एक बीन है, लोबिया एक बीन है, बोड़ा है, सेम है, फ्रेंच बीन है, ये जितनी सब्जियां हैं इन सब में भी सोय का पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है। इसी तरह आजकल रिसेंटली हल्दी का बहुत फैशन हो गया है, हल्दी दूध पीने का, और फॉरेन में बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इसको पेटेंट कराने में लगी हुई हैं। टर्मरिक का मल्टीनेशनल कंपनीज का पैक्ड आता है, आपको ऑर्गेनिक टर्मरिक या हल्दी मिलती है। तो कोशिश कीजिए कि रोज़ रात को सोने से पहले 1 कप दूध में 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना भी हल्दी मिला के आप गर्म करके पी सकें, तो वो आपकी बॉडी को रात भर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपको ताकत देगा रोगों से लड़ने के लिए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएगा और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से फिश हैं, ट्यूना, सैल्मन, ये कुछ फिश हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे वेजिटेरियन डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होती है। कुछ नट्स हैं जैसे अखरोट है, बादाम है, ये सारे में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन मेन रिचेस्ट सोर्स उनका फ़िश है। और वो फिश, सी फूड जो लोग खाते हैं उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, और उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और गुड क्वालिटी ऑफ फैट होती है जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड का कमी होती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए आपको ओमेगा 3 खाना है। वो आपको अगर फिश से लेना है तो आपको फिश खाइए, फिश नहीं खाते हैं तो जितने तरह की बेरीज हैं, बेर, जामुन हो गया, बेर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, ब्लूबेरी हो गई, रेड बेरी, जितनी तरह की बेरीज होती हैं। पालक का साग बहुत रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, अलॉन्ग विद अदर एंटीऑक्सीडेंट्स, उसको अपने भोजन में प्रयोग करें। ब्रोकली एक हरी गोभी है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार वो गोभी देखी थी दिल्ली में, जब मैं बहुत छोटी थी, कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैंने कहा कि इस गोभी का रंग कैसे बदल गया है, ये क्रीम से ग्रीन कैसे हो गई है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इस गोभी में कोई बीमारी हो गई है। बाद में मुझे पता चला कि ये ब्रोकली है, ये फॉरेन कंट्रीज से हमारी कंट्री में लाई गई है, क्योंकि इसका जितना गाढ़ा कलर है उतना ज़्यादा ये रिच सोर्स है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स का, जो आपकी बॉडी को डिफरेंट तरह के रोगों से लड़ने की बहुत अच्छी शक्ति देते हैं। साथ ही साथ इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर फूड का देखा जाता है कि उसमें ईजिली एब्जॉर्ब होने वाले ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। जो फूड में जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो फूड उतना ज़्यादा अच्छा होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के मरीजों के लिए, और उन सभी के लिए जो अपना वेट डिक्रीज करना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं। तो ब्रोकली और पत्ता गोभी अपने खाने में जितना आप प्रयोग कर सकते हैं उसको प्रयोग करना ना भूलिए, उसको प्रयोग करिए, और ये सारी चीज़ें मिल करके जो है आपकी खाने में अगर रहेंगी तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में एक तरफ आप इंसुलिन की आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस से वो निजात दिलाएंगी, दूसरी तरफ इंसुलिन का जो बढ़ा हुआ लेवल है उसको कम करेंगी, आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगी, और जिसकी वजह से ग्लूकोज की खपत होगी तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, और आपकी बॉडी में चर्बी की तरह से इकट्ठा नहीं होगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सिर्फ
इनफर्टिलिटी नहीं करता है, सिर्फ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी नहीं करता है, सिर्फ आपको एक्ने और हर्सिटिज्म यहाँ बाल नहीं देता है या यहाँ का बाल नहीं गिराता है, बल्कि वो आपको बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीजेस देता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि पीसीओडी डायबिटीज़ की जुड़वा बहन है, मैं हमेशा कहती हूँ। इन मरीजों में बाकी लोगों से 5 से 10 गुना ज़्यादा चांस होता है डायबिटीज़ होने का आगे चल के, या हार्ट डिजीज़ होने का मेनोपॉज के बाद, या ब्लड प्रेशर होने का। तो ये अगर अपना खान पान रहन सहन शुरू से कंट्रोल कर लेते हैं, इन चीज़ों को अपने डाइट में प्रयोग करने लगते हैं, उसके साथ एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली और डॉक्टर की सलाह लेते हैं, तो उनका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। एक चीज़ याद रखना चाहिए कि आज की तारीख में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ क्योरेबल नहीं है, हमें उसका परमानेंट क्योर नहीं पता है, हम सिर्फ इसको कंट्रोल कर सकते हैं जैसे हम अपना शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। तो जो भी चीज़ आपको आपकी डाइट में, पहली चीज़ मैंने क्या बोली, इंसुलिन घटाने के लिए, इंसुलिन घटाने के लिए आपके खाने का जो फाइबर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो भी कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं वो प्रोसेस नहीं होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए, पॉलिश नहीं होना चाहिए, वो रफ होना चाहिए। जैसे जौ, बाजरा, ज्वार, बाजरा, जई, ओट्स, किनोआ, ये सारे जो अनाज हैं ये रफ होते हैं। ब्राउन राइस, अगर आपको पॉलिश राइस ना खा करके ब्राउन राइस खाइए, भले बासमती की खाइए लेकिन ब्राउन राइस खाइए जो पॉलिश नहीं है, जिसके ऊपर का छिलका नहीं उतारा गया है, तो वो आपके खाने में फाइबर कंटेंट बढ़ाती है। जब आपके खाने का फाइबर कंटेंट बढ़ता है, रेशे बढ़ते हैं आपके खाने में, तो जो आपकी पाइप है, गट पाइप है, उसमें जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो उनके लिए फ्रेंडली होती है और वो उनको हील करती है। उसके अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है उसको वो ठीक करती है, और साथ ही साथ आपका कम खाने में पेट भर जाता है, वो ज़्यादा जगह घेरती है, तो आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है, आप फालतू में खाना नहीं खाते हैं, और जिससे कि आपको वेट कंट्रोल करने में भी फ़ायदा मिलता है। आपके खाने में लीन प्रोटीन होना चाहिए। लीन प्रोटीन हमको मिलता है फिश से सबसे ज़्यादा। फिश के अलावा आपको एग खाना चाहिए। एग के बाद चिकन का ऊपर का सारा छिलका निकला हुआ चिकन उसमें मिलता है, लेकिन रेड मीट में ये चीज़ नहीं मिलती है। और जैसा मैंने बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी आप अगर खाने में, रोज़ अपना खाना बनाने में, हमारे घर में अगर किसी तरह की पूजा नवरात्रि होता है शायद एक, और या घर में किसी का देहांत हो जाता है, तभी सिर्फ हल्दी नहीं डाली जाती है खाने में। आप सोचिए कि उसके पीछे कितना बड़ा साइंटिफिक बेसिस है कि हल्दी इज़ अ प्रूवन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, तो आपके खाने में रहेगा तो आपको हेल्दी बनाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को आप अपने खाने में अवश्य प्रयोग करें, कोशिश करें। 10 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी आपके खाने में। प्रोसेस फूड क्या पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, उनको क्या नहीं करना चाहिए, उसमें सबसे पहले उनको प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए। प्रोसेस फूड मैदा से बनता है, बहुत रिफाइंड शुगर होती है उसमें, तो कोई भी प्रोसेस फूड है, बन, ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपके खाने में फाइबर का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, तो जितना कम आप मैदा और ये सारी चीज़ें खाएंगे आपका फाइबर इंटेक बढ़ेगा। आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, कम नहीं पीना चाहिए। 6 से 8 ग्लास पानी आपको रोज़ पीना चाहिए। कोई भी रिफाइंड शुगर, चाहे वो चीनी हो चाहे आर्टिफिशियल स्वीटनर हो, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेचुरल स्वीटनर का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको बहुत चीनी खाने का मन है तो ब्राउन शुगर या गुड़ खाने की कोशिश करनी चाहिए। और पैक्ड फूड जैसे नमकीन होता है पैक्ड, अगर आपको कोई नमकीन खाने का मन कर रहा है तो आप अपने घर में ले आकर के सामान उससे नमकीन बनाएं, तो वो जो आप फैट यूज़ करेंगे, ऑयल, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका ट्रांस फैट कंटेंट ज़्यादा नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ख़राब फैट नहीं जाएगी। उसमें आप अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालिए। उसके अलावा आपको ज़्यादा
एरेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, कॉफ़ी, चाय, नॉर्मल टी और कॉफ़ी की मात्रा को भी लिमिट करना चाहिए। आपको खाना एक साथ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके 4-4 घंटे के गैप पे खाना चाहिए। इन फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल पोर्शंस आपको खाना चाहिए। आपको अपनी थाली की साइज़ बड़ी नहीं रखनी चाहिए, और जब कभी भी आप खाना खाने बैठ रहे हैं, खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको एक बड़ी प्लेट सैलेड और सीजनल फ्रूट का काट करके, जो लोग मेरे पास आते हैं जिनको मैं अपना डाइट बताती हूँ उनको बताती हूँ, लंच और डिनर के पहले 1 प्लेट सलाद और सीजनल फ्रूट का काट के आप पहले खा लीजिए। और उसके बाद जब आप 1 घंटे बाद खाने जाते हैं तो आपकी चावल रोटी का मात्रा, जो आपको भूख लगी होती है अचानक से, वो कम हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज का ओवरलोड नहीं होता है, और ये आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बैलेंस टाइप ऑफ डाइट खाइए, जिसमें 40% तक कार्बोहाइड्रेट हो, 30% तक आपका प्रोटीन हो, और 15 to 20% तक आपका बाकी चीज़ें हों। और जहाँ भी आप कभी जाइए, आप आदत बना लीजिए, अगर आप जॉब करते हैं तो अपना लंच खुद पैक करके लेके जाइए, घर से बना करके, जो स्वादिष्ट भी होगा, साफ सुथरा होगा, और आपके अपने बॉडी को सूट करने वाला होगा। आप उसकी सफाई का ध्यान रखेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखेंगे, तो बहुत। और हर दिन आपके खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जितना फ्रीक्वेंटली सी फूड खा सकते हैं उनको खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा खड़े चने की सब्जी बनाइए, खड़े लोबिया की सब्जी बनाइए, दलिया खाइए गेहूं की, इस तरह की खड़े होल ग्रेन्स खाने की कोशिश करिए। और जिससे कि आपका डाइट कम खाने में आपका पेट भर जाए, आपकी एनर्जी और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, लेकिन आपकी बॉडी पे किसी तरह का वो ना हो, ओवरलोड ना हो। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं कि मैडम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में मैंने गूगल पे पढ़ा था कि जो है दूध नहीं पीना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको 2 बातें बताऊंगी। जैसा मैंने बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, और ये लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन सबसे ज़्यादा आपकी आंतों में पाया जाता है। और जब आपकी आंत में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, तो ऐसे में जब आप दूध पीते हैं तो आपको गैस बनती है, इंडाइजेशन होता है, आप उसको, और कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो उन लोगों को दूध दही से अवॉइड करना चाहिए जिनको एलर्जी है। आपकी गट फ्लोरा के लिए प्लेन कर्ड या दही जो हम घर में जमाते हैं, उससे अगर आप मलाई उतार के या मट्ठा बना के लेते हैं तो आपके अपने लिए और आपके गट के लिए, दोनों के लिए वो बहुत अच्छा होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको आइसक्रीम नहीं खाना है। वो डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में और सारे ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स में योगर्ट्स मिलते हैं फ्लेवर्ड, जिसमें ढेर सारा आर्टिफिशियल स्वीटनर भरा होता है। अगर वो खाते हैं उससे दिक्कत होती है। आइसक्रीम खाते हैं, वो ढेर सारी कैलोरी है, इतना सा दूध है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। नॉर्मल हेल्दी 1 कप मिल्क आप मलाई उतार के, जैसा मैंने बताया कि अगर उसमें आप हल्दी डाल करके पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैंने आपको जो डाइट बताया, बहुत तरह की डाइट्स दुनिया में चली हैं, मेडिटेरेनियन डाइट, एटकिन डाइट, डैश डाइट, कीटो डाइट, ये डाइट वो डाइट, लेकिन साइंस ने और रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के 80% पेशेंट्स ओवरवेट होते हैं या ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, और उनको वेट कम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपका वेट कम करने का सबसे अच्छा तरीका आपका कैलोरी इनटेक घटाना है। लेकिन जो कुछ भी आप इतना खाएं या इतना खाएं, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें जितना पोर्शन कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट आपको खाना चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन, जितना फैट चाहिए उतना फैट, और जितना रफेज चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो आपका उसमें होना चाहिए। तो नॉर्मली देखा गया है कि एक 40 से 65 वर्ष की महिला के उम्र में जो महिलाएं नॉर्मल काम करती हैं अपने घर का, या टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ऑफिस में काम करती हैं, लेबरर नहीं है, जो
वजन नहीं उठाती हैं, ऐसी जगहों पे काम नहीं करती है, बहुत हार्ड लेबर नहीं करती हैं, उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो 1200 से 1400 किलो कैलोरी होती है। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो 1400 वाली को इसमें से 750 से 500 कैलोरी पर डे घटाना चाहिए। और इतना अगर आप कैलोरी घटा लेते हैं तो इतनी कैलोरी घटने के बाद वो डाइट जो बचती है, अगर आप रोज उतना खाते हैं तो आप आराम से 3 महीने में अपना 5 से 7% वेट लॉस कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वेट लॉस जितना सडन होता है गेन भी उतना ही फास्ट होता है। तो आपको 4 दिन फैट डाइट कर कर अपना वेट 10 किलो घटाने के बजाय एक टारगेट बनाना चाहिए कि अगले 1 महीने में मैं अपना 1 किलो वेट घटाऊंगी, इतने इंचेस घटाऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी पेट पे की चर्बी, और वो पेट पर की चर्बी हम नापते हैं वेस्ट हिप रेशियो से। वेस्ट हिप रेशियो जो होता है ये इंचेस में नापा जाता है। वो इंचेस कम होना ज़्यादा बेटर होता है बजाय सडन वेट लॉस के। तो आप अपना इंचेस घटाइए, वेट ग्रेजुअली घटाइए और मेंटेन कीजिए उस वेट को। ऐसा नहीं कि आपने 3 दिन में आपको शादी में जाना है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना है, लहंगा पहनना है, डिज़ाइनर ड्रेस पहननी है, तो आपने पानी पीना बंद कर दिया, आपने खाना बंद कर दिया और आप खाली सूप पी करके, नींबू पानी पी करके 4-5 किलो घटा के डिहाइड्रेट होके, मैल नरिश्ड होके पहुंच गए। आपने वहां पे कर लिया, लेकिन लौट के आए तो आप एकदम फिर से ब्लोटेड हो गए और ज़्यादा मोटे हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ग्रेजुअली वो चीज़ें अपने खाने में प्रयोग करें जो आसानी से आपके किचन में उपलब्ध हैं, आपके लोकल एरिया में उपलब्ध हैं। अब क्विनोआ आप यूएसए वाली फ्रेंड से वहाँ से जब वो आती है मंगाते हैं और उसको खाएंगे, या बॉम्बे वाली सुपर स्टोर से मंगाते हैं, तो वो कभी काम नहीं करेगी। उसकी जगह आप ज्वार, बाजरा, राई ये सारी चीज़ें अपने खाने में लगा लेंगे, गेहूं के साथ मिलाकर उसका आटा पीसेंगे, उसकी रोटी बनाएंगे, उसका कुछ भी डिश बनाएंगे, तो वो आप लॉन्ग रन में खा पाएंगे। उस पर ज़्यादा खर्च नहीं होगा, आपको हेडेक नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए आप आसानी से कर पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जिस ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है वहाँ का जो एक पर्टिकुलर लोकल फूड होता है जो उसी एरिया में उगता है, उसकी हमारे उस एरिया में रहने वाले लोगों को उसकी बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको हम सुपर फूड कहते हैं। जैसे दालें हैं, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न यूपी में लोग ज़्यादा अरहर की दाल खाते हैं। हो सकता है अरहर की दाल पचाने की हमारी ताकत बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन जितनी वैरायटीज़ ऑफ दालें आप अपने खाने में रखेंगे, लेंटिल्स पिछले 3 सालों से सुपर फूड की लिस्ट पे टॉप पे हैं दालें सारी, एंड वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये देख लिया गया है कि सारी बीमारियों को ठीक करने में, वेट कंट्रोल करने में, आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन ज़्यादा सहायक होते हैं बजाय नॉन वेजिटेरियन के, एक्सेप्ट फॉर फ्यू फिश। तो आपके खाने में जितनी तरह की दालें होंगी, जितने तरह के लेंटिल्स, बीन्स होंगे, उतना ज़्यादा आपका डाइट अच्छा माना जाएगा। वो आपको फुलनेस देगा, टेस्ट देगा, लेकिन कैलोरीज जो देगा वो 1 कटोरी चावल के कंपैरिजन में 1/4 होगा, 1/5 होगा। तो इस तरह की डाइट आपको अपने लिए रोज रखनी चाहिए। तो ये जो मैंने डाइट्स बताए, ये जो चीज़ें खाने को बताई, इन सारे खाने की चीज़ों का मकसद था कि ये आपके बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस घटा रही थी, ये आपकी बॉडी में हायर लेवल ऑफ इंसुलिन को रिड्यूस कर रही थी, ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर रही थी। आज की तारीख में साइंटिस्ट का मानना है कि फैट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का फ्लक्चुएशन और आपकी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज का होना आपके लिए ज़्यादा हानिकारक है, इंक्लूडिंग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पेशेंट्स। तो आपको अपने खाने में, और जो मेरे यंगर फ्रेंड्स हैं, जनरेशन जी एंड मिलेनियल्स, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि स्विगी से ऑर्डर करके रोज़ खाना मंगा के खाना बंद कीजिए। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे आप अपने पीसीओडी के लिए रोते रहेंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं होगा।
ट्राई टू मेक सम बैलेंस, गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड्स। आपने अपना टारगेट रखा, आपने 1 kg वेट गेन कर 1 kg वेट लूज कर लिया, कीप वन चीट डे, जिस दिन आप अपनी मर्जी का कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उसको खाने से पहले कुछ बेसिक हेल्दी खा लीजिए, जिससे वो बड़ा सा पिज्ज़ा आप पूरा ना खाएं, बड़ा सा बर्गर एक साथ ना खा लें, KFC का पूरा जो बकेट है वो सारा नगेट्स चिकन व्हाटएवर सारा एक साथ ना खत्म कर लें। तो आपको खाना है टेस्ट के लिए वो चीज़ें, एकदम उससे पेट भरने के लिए नहीं खाना है। तो ये था मेरा PCOS के लिए डाइट, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रोज, और जितने तरह के सीड्स हैं, जैसे हम छोटे थे तो मेरी दादी कद्दू के सीड्स निकाल के और कटहल के रख देती थी, सुखा के उनको हमें आग में भून करके भेजा करती थी और हम खाते थे, वो हमें बहुत टेस्टी लगता था। आज देखिए कि वो सारा सीड्स पैक्ड होके सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, मल्टीनेशनल स्टोर्स में इतने हाई प्राइस पे आपको मिल रहा है। आपकी जितनी हाईली पेड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट होगी, वो उतना हाई लेवल का आपको कोई ब्रांड बता देगी सीड्स का, और वो आप खाएंगे खरीद करके। उसकी बजाय अगर आप अपने घर में कद्दू का बीज, खरबूजे का बीज, कटहल का बीज, खीरे का बीज, जो भी बीज वाली चीज़ें हैं, उसको सुखा के रख के रोज खाइए, भून के जैसा मन वैसा नमकीन बनाइए, जैसा मन वैसा स्नैक बना के खाइए। रोज शाम को चाय के साथ बाहर की नमकीन या कोई पकौड़ा खाने की बजाय उस सीड्स पे स्नैकिंग कीजिए। टीवी देखते हुए इतना सारे नट्स रख लीजिए, अखरोट, बादाम, मखाना, और उसको खाते हुए टीवी देखिए, पढ़ाई करिए, तो आपकी डेली की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और आपके ऊपर किसी भी तरह का कैलोरी का बर्डन अपलोड नहीं होगा। इसी के साथ मुझे लगता है कि और खाने में रोज जीरे का तड़का लगाएं, अजवाइन का प्रयोग करें, मंगरेल का प्रयोग करें, प्याज टमाटर का प्रयोग करें, दालचीनी का प्रयोग करें। इसी के साथ मैं एक छोटा सा डाइट चार्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सब 6 बजे के आसपास उठते हैं। आप जब भी उठते हैं, आपको रात में सोने से पहले 1 ग्लास पानी अपने लिए रख लेना चाहिए। माय PCO पेशेंट, स्पेशल अटेंशन टू यू। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, आपको मैंने बोला है कि आपकी बीमारी की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये डाइट चार्ट, अगर आप मेरे पेशेंट हैं तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी लोग को मैं बता रही हूँ कि रात को सोने से पहले 1 ग्लास पानी रखें। उस 1 ग्लास पानी के लिए 7 छोटे छोटे डिब्बे उसके बगल में रखें अपने बेड साइड पे, और एक में जीरा, एक में अजवाइन, एक में मेथी, एक में दालचीनी और एक में शहद और नींबू, इतनी चीज़ें अपने पास रखें। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच इनमें से एक किसी का डाल करके उस पानी को ढक के रख दें, और सुबह सो के उठते ही पहले आपको उस पानी को पीना है। उस पानी को पीने से आपकी मेटाबॉलिक रेट को बूस्टिंग मिलेगी, बाकी दिन में वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जो काम करेगा वो करता रहेगा, वो बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद सबसे पहले आप घर का कोई भी काम करने से पहले आप भले आधे घंटे पहले उठें, हाफ एन आवर आपको वॉक करने की ज़रूरत है। वॉक करके आते हैं तो आप 1 कप ग्रीन टी पी सकते हैं, या जो लोग चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, मेरी तरह एडिक्ट हैं, वो नॉर्मल टी पी सकते हैं। और उसके साथ आप 4 दाने अखरोट के या 4 दाने बादाम के खा सकते हैं, या जो मैंने ये सीड्स बताए, इन सीड्स का मिक्सचर रखें, उसको 1 मुट्ठी खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है, और उसको खा करके आप चाय पी सकते हैं। याद रखें, सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आप अर्ली राइजर हैं तो 8 बजे तक आपको खा लेना है। ब्रेकफास्ट में आप वैरायटी रखने की कोशिश कीजिए। आप पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, चूड़ा मटर खा सकते हैं। आप अगर एग खाते हैं तो बॉयल्ड एग के साथ ब्राउन ब्रेड या रोटी खा सकते हैं। आप दही के साथ फुलके खा सकते हैं, 1 या 2, हरी सब्जी के साथ फुलके खा सकते हैं। आप पनीर या कोई सीजनल मूली गोभी का पराठा खा सकते हैं, 1 नंबर, सिर्फ 1 खाएंगे। उसके साथ आपको प्रोटीन की फॉर्म में दही खाना चाहिए, दूध लेना चाहिए, या कोई भी प्रोटीन वेजिटेबल सोर्स का, जैसे चना हो गया, राजमा हो गया, छोला, कुछ भी, और थोड़ा सैलेड खाना चाहिए। ये आपको नाश्ते में खाना चाहिए। नाश्ता करने के 2 घंटे बाद जब आप अपने घर का काम निपटा लेती हैं,
आधा घंटा टाइम आपको फिर से अपने आप को देना है, जिसमें आपको कुछ व्यायाम होते हैं पेट से रिलेटेड, योगा और मेडिटेशन है जो मैं समय समय से बताती रहती हूँ। उसके लिए मैं अलग से आपको एक दूसरा सेशन लूँगी जिसमें बताऊँगी, वो आपको करने की ज़रूरत है। वो करके उठने के बाद आपको 1 प्लेट सैलेड, आपने अगर 8 बजे नाश्ता किया तो आपको 12 बजे वो सैलेड की प्लेट लेनी है। 1 प्लेट सैलेड काट करके, जो भी सीजनल फल है, अमरूद है, पपीता है, मौसमी है, संतरा है, जो भी है उसके साथ मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, वो आपको खा लेना है। उस सैलेड के खाने के 1 घंटे बाद 1 बजे आपको लंच में फिर से या तो 2 फुलके खाने हैं, 1 छोटी कटोरी दाल के साथ और सैलेड के साथ। सैलेड आपने खा लिया पहले तो आप उसके साथ चटनी खा सकते हैं। कोई हरी सब्जी खाएं, आप गोभी की सब्जी खा सकते हैं, किसी बीन्स की सब्जी खा सकते हैं, कोई साग खा सकते हैं, तोरई, नेनुआ, करेला, इस तरह की सब्जी खा सकते हैं। या आप एग का कोई प्रिपरेशन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। 2 एग से ज़्यादा मत खाइए, 2 पीस फिश से ज़्यादा मत खाइए। बहुत ज़्यादा ऑयली और मिर्चे वाला उसको मत बनाइए, बहुत रिच मत कीजिए उसको, और वो आपका लंच होगा। लंच के बाद कोशिश कीजिए 1 घंटा आपको विश्राम मिलना चाहिए, सोने के लिए आधा घंटा, रिलैक्स करने के लिए 1 घंटा आप लेट जाइए जब आपका काम खत्म हो जाए। शाम को 4 बजे मैं कहती हूँ बहुओं से कि अगर आपको अपने इन लॉज को चाय बना के देनी है तो उनको चाय देने के बाद आधा घंटा आपको फिर से वॉक करना है। शाम का खाना की तैयारी करने से पहले तो आप आधा घंटा वॉक करिए। वॉक करके आइए तो आप एक ग्रीन टी लीजिए, उसके साथ आप 1 मुट्ठी लैया चना ले सकते हैं, उसमें प्याज, टमाटर, नींबू जो आपको मन करे मिला सकते हैं। अंकुरित चना ले सकते हैं, उसके साथ मूंग ले सकते हैं, अनार मिला सकते हैं, कुछ भी। आपको 1 सीजनल फ्रूट खा सकते हैं, या 1 मुट्ठी ये जो सारे बीज मैंने बताए और नट्स बताए और ये सारे मिक्सचर बना के रखिए। इसका 1 मुट्ठी आप या तो सुबह खाइए या शाम, दोनों वक्त खाने की ज़रूरत नहीं है। वो खाने के बाद आप अपना काम कीजिए। शाम का डिनर 7 से 8 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। 8 के बाद आपको डिनर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8 बजे डिनर करते हैं तो 7 बजे फिर आप अपनी सैलेड की प्लेट कंप्लीट ख़त्म कीजिए, और उसके बाद 8 बजे आपको अपने डिनर में रोटी चावल की मात्रा कम रखनी है। सैलेड आपने खा लिया, आप सूप ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, फुल्का ले सकते हैं। हल्का रखिए रात का डिनर, और खाने कोशिश कीजिए कि खाने के 2 घंटे बाद तक आप सोए ना, आधे घंटे तक बिस्तर पे ना जाएं। और जब आप सोने जाते हैं उसके पहले 1 कप दूध में 2 चम्मच या 1 चम्मच आप हल्दी मिलाएं और उसको गर्म करके उसको पी करके तब सोएं। और ये डाइट चार्ट यकीन मानिए मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने फॉलो किया और उनको रिजल्ट मिला। जिन्होंने सीरियसली 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज है, तो वो 80% पार्ट, इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और इसमें खाने की कोई भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं बताई जो आपके घर में सिंपली अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए आपको लोगों से जिद करनी पड़े, अपने लिए अलग से खाना बनाना पड़े। खाने में सेंधा नमक का प्रयोग करने की बात मैं करती हूँ। रिफाइंड सॉल्ट उन लोगों के लिए जो ओबीज हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई की तरफ है, जो पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, जिनको बीपी हो सकता है, उन लोगों को मैं अक्सर सलाह देती हूँ कि उनको सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। बाकी सारी जनता को आयोडाइज नमक ही खाना चाहिए। लेकिन आयोडाइज नमक का सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत रिफाइंड होती है, तो वो मैं इसलिए मना करती हूँ। तो ये था मेरा डाइट चार्ट। यहीं पे आज मैं इस टॉक को ब्रेक दूंगी। मैं रीकैप करूंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन की बात नहीं मानती है या वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। लेकिन आपकी ओवरीज इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होती हैं, तो ये बढ़ा हुआ इंसुलिन लेवल उनको हार्म करता है और ज़्यादा मेल हार्मोन्स बनाता है और आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी बढ़ती है, आपको एक्ने होता है, आपके यहाँ बाल निकलते हैं, आपको इनफर्टिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। अगर आपकी माँ और आपकी बहन में है तो आप में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ में बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ये एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है आपकी बॉडी की, स्पेशली जो पीसीओडी पेशेंट्स मोटे हैं उनको
इन्फ्लेमेशन का लेवल ज़्यादा होता है। एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं है, इसका परमानेंट क्योर इस बीमारी का नहीं पता है, लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम 3 तरह से करते हैं, डाइट से, एक्सरसाइज से और बिहेवियरल थेरेपी से। लेकिन हम जो भी करें उस पर कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करें, उस पर कुछ दिन तक चलें। जो भी चीज़ मैंने खाने को बोला 3 से 4 महीना अगर आप खाएंगे तब उसका इफेक्ट दिखाई पड़ना शुरू होगा। तो इस बात का ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या को जितना ज़्यादा नियमित कर सकते हैं, क्योंकि ये भी देखा गया है कि एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन होता है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती हूँ, जो लोग रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं और सुबह लेट तक सोते हैं उनको पीसीओडी होने का चांस, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं पीसीओडी के लिए। तो अपनी दिनचर्या को सुधारिए, अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन में ये सारी चीज़ों को जो आपके घर में साधारणतया उपस्थित है, उपलब्ध है, उनका प्रयोग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, खुश रहिए और आप हर हाल में अपने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको घटा पाएंगे और कम से कम दवा में आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाएंगे। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें कुछ काम की बातें आपको मिली होंगी। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरा ऑपरेशन थिएटर उधर ऑन है, वो लोग मुझे बुला रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि पढ़ के उसका उत्तर दूं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं बात करूं तो वो भी आप इसमें लिख करके मुझे सलाह दे सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उस सब्जेक्ट को अपनी नेक्स्ट किसी टॉक में जरूर इंक्लूड कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर संडे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। कोविड अभी गया नहीं है, बड़े शहरों में तो बहुत रिबाउंड हो रहा है, तो अभी मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट, शुभ खैर, बाय, सी यू अगेन।